करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग 17वां सेट है हम लोगों का। आज फिर 5 क्वेश्चन को, आकाश गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग, फिर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सभी पूरे पॉलिटी से रहता है। अभिषेक गुड इवनिंग, सुमन गुड मॉर्निंग, रजनी गुड मॉर्निंग। पहला जो प्रश्न है आज के सेट का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है, कौन सा उत्तर होगा बता सकते हैं? कर दिया जाता है। तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य अविधिमान्य हो जाएंगे, है ना। यानी यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है ना। अभिषेक गुड मॉर्निंग। इधर नेपाल बॉर्डर से हैं भाई, चलिए। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हो जाएंगे। ये पहला स्टेटमेंट है। क्या लगता है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना। स्टेटमेंट ही सही नहीं है। ये संविधान संशोधन कौन सा है हमको याद नहीं है, ये आपको देखना है। संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाता है, स्टेटमेंट सही नहीं है। विकास आपका उत्तर हालांकि सही है ना। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर टाला जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हैं और उनके निर्वाचन अभी शेष हैं, है ना। ये 11वें संशोधन के द्वारा, 11वां संशोधन 1961 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल में कोई स्थान खाली है तो इस आधार पर निर्वाचन को नहीं टाला जा सकता है ना। उस समय गुजरात विधानसभा भंग थी, राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया कि निर्वाचक मंडल में स्थान खाली रहने की स्थिति में चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पहला भी गलत है, राष्ट्रपति का चुनाव अवैध होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। दूसरा, अगर निर्वाचक मंडल ही सीधे कह दीजिए, जिसमें विधानसभा भी आ जाएंगी, संसद भी आएंगे, तो विधानसभाएं भंग हैं, अभी निर्वाचन नहीं हुआ है, इस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं टाला जा सकता है। 11वां संशोधन 1961 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। तीसरा, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित यानी निर्धारित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के पास जाता है, चाहे वो साधारण विधेयक हो विधि निर्माण से संबंधित, चाहे वो धन विधेयक हो या फिर संविधान संशोधन विधेयक हो, किसी भी विधेयक के संदर्भ में
इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति किस समय सीमा के भीतर इस पर अपने अनुमति दे देगा या जो करना होगा करेगा। धन विधेयक और संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं, उस विकल्प का प्रयोग वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ना। इसीलिए राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकता भी है, जिससे राष्ट्रपति का जेबी वीटो का अधिकार कहा भी जाता है ना। तो ये भी कथन गलत हो जाता है, यानी इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है ना। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध होता है, किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगर निर्वाचक मंडल में कोई स्थान खाली है, इस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं रोका जाएगा। और जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन से पारित होने के बाद अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय देगा। इसके लिए कोई समय सीमा संविधान तय नहीं करता है। तो तीनों कथन गलत है, इसलिए उत्तर यही हो रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है ना। ये सही लग रहा है आपको? अक्सर ऐसा होते रहता है। अनुच्छेद 153 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार, अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल होगा। दूसरी इसी में है, परंतु राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है आर्टिकल 153 के तहत। तो ये कथन तो गलत हो गया। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हैं। उच्च न्यायालय होता है राज्य में, लेकिन हमको लगता है कि राज्य के हवाले उच्च न्यायालय में 2 ही काम हैं। इनका वेतन भत्ता देना न्यायाधीशों का, या उच्च न्यायालय का खर्च ही देना, और दूसरा न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इसके सिवा इनके पास कोई अधिकार नहीं है। रहमान, गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये भी गलत हो जाता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है ना। हटाने की प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। देखिए, विकास भी लिखकर भेजे हैं, विकास ठाकुर और अभिषेक, सुमन भी भेजे हैं। किस क्वेश्चन का है सुमन का नहीं कह सकते हैं, नहीं विकास का और अभिषेक का तो इसी क्वेश्चन से संबंधित है जिसमें उन्होंने डी ऑप्शन का है, लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। राज्यपाल हैं क्या कि प्रक्रिया चाहिए इनके लिए? जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, इच्छा तक हैं, तो जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे पद से हटाएंगे, है ना। तो प्रक्रिया किसके लिए क्या जरूरत है? जैसे राष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया है, न्यायाधीशों के लिए है, सीएजी के लिए है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है, या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए है, यूपीएससी के मेंबर और सदस्यों अध्यक्ष के लिए है, सबके लिए प्रक्रिया है ना। लेकिन राज्यपाल के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब इच्छा तक। जब राष्ट्रपति की इच्छा नहीं रहेगी पद से हटा दिए जाएंगे। कोई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, ना संविधान प्रक्रिया का उल्लेख ही करता है। तो आंसर तो इसका यही होगा।
विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर किया जाता है। यह तो पूरी तरह गलत है। आज का पेपर पढ़िएगा, उसमें है, वहां से और भी आप स्पष्ट हो जाइएगा। जो भी विधायी यानी जहां विधान सभा है जिन संघ शासित क्षेत्रों में, वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति करता है, न कि उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। वहां पर नियुक्ति मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। विकास ये नहीं होगा। संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल नहीं करते। आज के पेपर में आप देखे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, दिया है कि आतिशी ने दावा किया है, वो दावा राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। वहां से जब स्वीकृति आएगी तब उपराज्यपाल शपथ दिला दे, लेकिन स्वीकृति जब राष्ट्रपति को लेना है तो अधिकार भी उसी के पास हो गया है ना। इसलिए ये विकल्प भी गलत है। लेकिन राज्यपाल को हटाने संबंधित किसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख संविधान करता ही नहीं है, इसलिए ये विकल्प सही होगा। इसलिए आपका उत्तर सही नहीं हो पाया था, सी होगा। ठीक है ना। 73वें संशोधन के तहत स्थापित पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत एक कथन है जो गलत है? पंचायतों का कार्यकाल उनके गठन की तिथि से 5 वर्ष का होता है ना। ये तो सही है जी, गठन की तिथि यहाँ है, वहां से 5 वर्ष का कार्यकाल है। प्रावधान ये भी है कि अगर कार्यकाल के दौरान कोई स्थान रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना आवश्यक होगा, है ना। कार्यकाल तो 5 वर्ष का है। दूसरा, पंचायतों के निर्वाचन कार्य का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है ना। भारत का निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करवाता है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बना ही है। भारत के निर्वाचन आयोग के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है। स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायत भी आते हैं और नगरपालिका भी आते हैं, इनके चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग पर ही होता है, तो ये भी सही है। अब देखो तीसरा विकल्प, जैसे 8 जो हैं संघ शासित क्षेत्र, उसमें से जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ के जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं उन्हें उपराज्यपाल कहा गया है। जो चंडीगढ़ के हैं उन्हें आयुक्त कहा जाता है, और जो शेष बचे 2 उसे प्रशासक कहा जाता है। पद नाम अलग अलग है, अधिकार और कार्य वही होते हैं जो सबके होते हैं, लेकिन जहाँ पर विधानसभा है, सरकार होती है, वहाँ के उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो या आयुक्त हो, थोड़े अधिकार अधिक हो जाते हैं। ऐसा विधि बनाकर किया जाता है। जैसे संघ शासित अधिनियम 1963 है, दिल्ली के लिए अलग से बना हुआ है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से बना है। चुनाव भी हो रहे हैं, अच्छा खासा मतदान भी हुआ है ना। तीसरा विकल्प इसमें है, इस व्यवस्था में SC, ST एवं महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। सही है ये। पंचायती व्यवस्था में SC, ST को, है ना, SC, ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। जितनी जनसंख्या रहेगी, चाहे पंचायत स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, जो भी स्तर देखा जाएगा, 2 जनसंख्या के अनुपात में है
इन्हें लोकसभा विधानसभा में भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। SC ST को नौकरियों में भी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में ही दिया गया है ना। हर जगह जनसंख्या का अनुपात ही SC ST के लिए है। लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण ये जनसंख्या का अनुपात नहीं है, 1/3, कम से कम 1/3 है। बिहार में नीतीश जी ने आधा कर दिया। ये जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, 1/3 तो जनसंख्या है भी नहीं, लगभग 50% ही है। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें कहा गया है कि 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, कम से कम है, तभी तो बिहार में 50% किया गया। इसलिए ये जो कथन है यही गलत हो जाता है। इसलिए उत्तर तो यही होगा, है ना, यही उत्तर होना है, क्योंकि ये गलत है। महिला को जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, 50% है जरूर, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पंचायती व्यवस्था में या स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्राप्त होगा, है ना। जबकि SC ST में जनसंख्या का अनुपात शब्द का प्रयोग है। और चौथा, इस व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। ये जो 73वां संविधान संशोधन है या 74वां, दोनों जो है, उसमें OBC आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है और सीधे कह दिया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल अपने राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है और इसी शक्ति का प्रयोग करके बिहार में EBC को 20% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण हो सकता है यूपी में लागू ना हो, OBC झारखंड में लागू ना हो, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो, लेकिन बिहार में भी पूरे OBC को न देकर, क्योंकि बिहार में OBC का बंटवारा 2 वर्गों में है, OBC और EBC। EBC को 20% आरक्षण है ना। बिहार में EBC को 20% आरक्षण, ये जो बिहार में संचालित होता है, बिहार में जो संचालित है पंचायती व्यवस्था, वो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत संचालित होती है। उसी में EBC आरक्षण का प्रावधान किया गया। चूंकि ये राज्य विधानमंडल पे छोड़ा गया था, तो बिहार विधानमंडल ने OBC के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था किया। तो यहां पर यही उत्तर सही होगा, ठीक है। चौथा, यदि राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो संसद से इसके अनुमोदन का क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है भाई? 1 माह के भीतर साधारण बहुमत से, 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से, 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, 2 माह के भीतर विशेष बहुमत से। कौन सा होगा सही बताइए? ये तो आसान है, सीधे उत्तर पर ही पहुंचना है। बताइए विकास, कौन सा सही होगा? 1 माह के भीतर साधारण बहुमत से और 1 माह के भीतर साधारण बहुमत, ये गलत है। देखो 352 जो है, इसकी स्वीकृति संसद से 1 माह विशेष बहुमत है। ये राष्ट्रीय आपात के लिए है। 356 2 माह साधारण बहुमत है। और 360 वो 356 की तरह ही है, 2 माह साधारण बहुमत। यही प्रावधान है। केवल नेशनल इमरजेंसी में 2 माह और 1 माह और विशेष बहुमत है। 356 360 दोनों विशेष नहीं, अंकित विशेष नहीं है बेटा, है ना।
तो ये गलत हो जाता है। 2 माह साधारण, ये भी गलत हो जाता है। 2 माह के भीतर साधारण बहुमत, ये सही है। 2 माह के भीतर विशेष बहुमत, ये भी गलत हो जाता है। तीनों का हमने लिख दिया है। 352 1 माह विशेष बहुमत, 356 2 माह साधारण बहुमत, 360 2 माह साधारण बहुमत, है ना। अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार में सक्रिय क्षेत्रीय दल नहीं है? कौन नहीं है भाई? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा होगा? कोई बता सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, हम मांझी जी की पार्टी। कौन होगा? रहमान आपका तो है सही, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं कि कौन आपने लिखा है। कोई और? देखिए, राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय है, 4 राज्य में, एक ही से पकड़ते हैं, 4 राज्य में 6% वोट, है ना। क्षेत्रीय के लिए क्या है? एक राज्य में 6% वोट नहीं। एक तीसरे प्रकार का भी होता है, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, जो इस क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करता है। इसमें विधानसभा की 2% सीट की भी बात आती है, सॉरी 3 या 3% सीट की बात आती है। एक विकल्प क्षेत्रीय दल में यह है कि एक राज्य में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो, या ये भी है कि विधानसभा की 3% या 3 सीटें प्राप्त हों। ये भी प्रावधान है यहां। अब इनके पास तो यही शर्त है, पहला ये 6% वाला ही इनके पास भी है और इनके पास भी है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो हम है, ये इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। जैसे इसमें 2 बातें हैं क्षेत्रीय दल में, 6% वोट प्राप्त हो या विधानसभा की 3% या 3 सीट प्राप्त हो, इसमें से जो अधिक होगा वो माना जाएगा। तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, तो इस स्थिति में 3% सीट मान्य होगा, 3 सीट मान्य नहीं होगा, और 3% सीट 7 हो जाएगा। तो 7 सीट यदि आता है किसी भी दल को, 6% वोट नहीं भी आता है, फिर भी उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। चूंकि हम पार्टी को 4 ही सीटें मिली थी 2004 में, 2020 के चुनाव में, इसलिए ये पार्टी जो है गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, जिसे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में तो मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत है। इसी को गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल कहा जाता है। इसमें हम आएगा, पहले पप्पू यादव की पार्टी थी जाप, वो भी आएगा। हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो कौन सा पार्टी है, वो तो इतना ना पार्टियाँ बनाते हैं या बदलते हैं कि हर 2 महीना पर रिवाइज उसमें भूल भी जाता है। अभी क्या है, रालोसपा या क्या रखे हुए हैं ना, फिर 2-3 महीना के बाद बदल देंगे उसको, है ना। तो ये है, लेकिन हमको लगता है कि वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारा दल है, एक दल हम भी बनाएंगे, आप लोग मेंबर बनिएगा। हमारे दल का नाम होगा, जैसे है ना आम आदमी पार्टी, हम जो दल का नाम रखेंगे वो बिहार आम आदमी रखेंगे, यानी बाप। अब वोट में प्रचार कीजिएगा कि बाप को वोट दीजिए, नहीं।
तो खैर, तो ये क्षेत्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय तो नहीं ही है। तो यही 5 क्वेश्चन था आज का। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए काम रद्द नहीं होंगे, है ना। अब जब आ जाए बेटा, हमको बीपीएससी में कोई नहीं पहचानता है ना। जब आ जाए, आप ही लोगों की तरह हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप लोग रिदम में आ जाइए। अब देखिए कब तक ये लाते हैं इसको, है ना। जानकारी कुछ नहीं है, किसी से सुने हैं नहीं। 1700, 1800, 2000, 1200 ऐसे ही केवल चर्चा हो रही है। तो रद्द नहीं होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर नहीं टाला जा सकता है कि निर्वाचक मंडल में कोई स्थान खाली है। और तीसरा, यदि संसद से पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तीनों कथन गलत हैं, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यहां नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसमें राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं होता है। पहले अनुशंसा भेजने का अधिकार था, कॉलेजियम आ गया तो यह भी अनुशंसा राज्यपाल के हाथ से निकल गया। राज्यपाल को उसको हर पद से हटाने के लिए संविधान में किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, क्योंकि पद प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहना है। और जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा होती है, जहां सरकार बनती है, वहां सरकार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रपति करेंगे, उपराज्यपाल नहीं करते हैं, वो गलत हो जाता है ना। संविधान संशोधन पंचायतों के विषय में क्या गलत है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, यह भी सही है। SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है, लेकिन महिलाओं के लिए जनसंख्या के अनुपात को आधार नहीं बनाया गया है, यही गलत हो जाता है। OBC को आरक्षण देने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। संशोधन में ऐसा कोई जो 73वां संशोधन है या जो 9वीं अनुसूची लाई गई, सॉरी 9वीं भाग 9 में जो प्रावधान है उसमें किसी प्रकार के OBC आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, राज्य विधानमंडल पे छोड़ा गया है। यदि राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तो उसका अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह और साधारण बहुमत से होता है। तीनों का हमने लिख दिया है, यही है। 1 माह विशेष बहुमत, 2 माह साधारण बहुमत, 2 माह साधारण बहुमत। और बिहार में सक्रिय क्षेत्रीय दल नहीं है। जीतन राम मांझी साहब की पार्टी जो हम है वो नहीं है ना। तो ये इतने हैं। कोर्स की शुरुआत हो गई है, कई बार बता चुके हैं, आज बताएंगे नहीं। कल एक आदमी पूछ रहे थे कि सर दिक्कत हो रही है, तो मोबाइल है तो इसको लोड करके आइए, कंप्यूटर लैपटॉप है तो इसे कीजिए, दिक्कत है तो इस नंबर पे बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही है, फिर कल 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।